नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका बच्चों इस फेवरेट आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल न्यूज़ फीड नीट में। तो बच्चों, जैसा कि मंथन टेस्ट हम लोगों के चल रहे हैं, तो मंथन टेस्ट में इस बार केमिस्ट्री में टॉपिक्स जो आए थे, तो आपने उनको अटेम्प्ट किया होगा, आपने पेपर दिया होगा और अपने आप को इवेलुएट भी किया होगा कि क्या इसमें कितना सही है, कितना गड़बड़ है, कैसा क्या है। तो सारा कुछ आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। तो हम लोग आज पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, अपना जो केमिस्ट्री का पेपर आया हुआ था, है ना। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहा गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 25 मिलीग्राम ऑफ कैम्फर। ये बच्चों कैम्फर का फॉर्मूला दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। जब ये कैम्फर का फॉर्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 152। ठीक है, पहले से मैंने काउंट किया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका मैं लिख देता हूँ, कितना है 152। ठीक, अब आपके लिए आसान हो जाएगा काउंट करना। कैसे काउंट करोगे जरा देख लेना। यहाँ पर तुम्हारे पास में कैम्फर है, मिलीग्राम वेट दिया गया और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया गया है, देखो बेटा। तो नंबर ऑफ एटम्स जब देख रहे हो तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स जो आपको गिवन है वो 10 और 16 26 है, और एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये 27 हो गया। देखो ठीक, अब आ जाओ जरा इसमें काउंट करते हैं। अपने पास में है, सबसे पहले वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा मोल। ठीक, और मोल को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर से, और एवोगाड्रो नंबर जब आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 27 से। जब 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आ जाओ जरा। वेट यहाँ पर मिलीग्राम में है, ठीक, तो उसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 इंटू 10⁻³ ये ग्राम में आ गया। इसको बेटा डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट, और कितना है मॉलिक्यूलर वेट 152, ठीक, इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, इंटू 27 हो जाएगा। ये आ गया देखो। तो इसे हमें पूरा सॉल्व करने लगेगा। यहाँ पर हम एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख सकते हैं, कितनी हो जाएगी बेटा 25 इंटू 10⁻³ और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रखो 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 27 से, यहाँ पर बेटा इसको डिवाइड कर दो कितने से, 152 से, 152 से। तो ये देखो तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इससे जब अपन लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। ये यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 और 27 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 152। जब सॉल्व करेंगे बेटा तो सॉल्व करने पर ओवरऑल जो आंसर इसका आता है वो आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आराम से देख लो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 52, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बेटा देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मोल्स ऑफ वाटर आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं BaCl2, ये जो टोटल दिया गया है ना, ठीक है, हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, पूरे का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 244। ठीक, अब पहले पूरे का मोल निकाल लो। पहले हम किसका मोल निकालें, पूरे का मोल निकाल लें। अब पूरे का मोल जब निकालोगे तो बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड, ऊपर वेट कितना दिया गया 488, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 244। ध्यान से देखो बेटा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब पहला ऑप्शन 2 मोल दिया गया, कुछ लोग को यही टिक कर दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया है सर, क्वेश्चन में पूछा गया है मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर पूछा गया है, और मोल्स ऑफ वाटर पूछा गया है 488 ग्राम में। तो वाटर का मोल जब निकालोगे तो वाटर का मोल निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहीं पर देखो, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। जब वाटर का मोल निकालोगे तो कैसे निकाला जाएगा, देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 2 मोल दिए गए, इसके पूरे 1 मोल में 2 मोल वाटर है ना, तो 2 मोल में कितना मोल वाटर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 कर देना, आंसर कितना आ जाएगा 4 मोल आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 मोल सही होगा, है ना। अब पता चला पहला ऑप्शन 2 देख करके वही लगा दोगे, गलत हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है,
आ जाओ बेटा, नेक्स्ट यहीं पर अगला क्वेश्चन है। ठीक है, एक कोई कंपाउंड है जिसका एनालिसिस किया गया और पाया गया कि उस कंपाउंड में आयोडीन है और ऑक्सीजन है। उस कंपाउंड में क्या है बेटा, आयोडीन है और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, आयोडीन है और ऑक्सीजन है, और वो आयोडीन और ऑक्सीजन जो है वो बेटा किसमें है तुम्हारे, अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा है क्या कहते हैं कि रेशियो 254 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अच्छा, फॉर्मूला पूछा गया, तो सबसे पहले बेटा यहीं पर देखो निकाल लो मोल ऑफ आयोडीन। मोल ऑफ आयोडीन बराबर हो जाएगा कितना, 254 डिवाइडेड बाई 127। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जा रहा है, 2 टाइम चला जाएगा, तो 2 मोल आ जाएगा आयोडीन का। वहीं पर मैं आपको काउंट करवा दूं, अपने पास में अब निकालना है बेटा मोल ऑफ ऑक्सीजन। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 80 है, 80 को डिवाइड कर दो 16 से। ठीक है ना, कितने टाइम चला जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो आयोडीन का यहीं पर देखोगे ऑक्सीजन के साथ में बेटा मोल रेशियो कितना आ जाएगा, यहां पर अगर देखोगे तो इनका मोल रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जल्दी से बताओ बेटा कितना हो जाएगा, I2O5 हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, आंसर हमारा हो जाएगा 4th यहाँ पर। ठीक है, बड़े ही इजीली सॉल्व कर लेना है, कोई डाउट नहीं होना है, कोई कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 54। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सैंपल जो दिया गया है उसमें 1.15 ग्राम सोडियम दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो इतना एटम्स आपको कार्बन दिया गया है और 0.1 मोल ऑक्सीजन एटम दिया गया है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे काउंट करोगे, आइए जरा देख लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले मोल ऑफ सोडियम निकाल लो बेटा, मोल ऑफ Na निकाल लो। यहाँ पर Na का मोल कितना आ जाएगा, 1.15 है, इसको डिवाइड कर दोगे 23 से। अब 23 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 23 से डिवाइड करने पर आ जाएगा बेटा 0.05 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया। वहीं पर अगर देखा जाए तो अगला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहीं पर देखा जाए तो मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन निकालना है। तो कार्बन का मोल निकालने के लिए आपको एटम्स दिए गए हैं, तो हो जाएगा 3.01 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा, 22। ठीक, अब डिवाइड कर दो इसको Na से, 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। 2 टाइम जाएगा 0.5, ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर -1, तो 0.05 मोल इसका भी आ जाएगा। समझ गया ना बेटा। नेक्स्ट वहीं पर ध्यान दो, तो क्वेश्चन में दिया गया है मोल ऑफ ऑक्सीजन, और मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया बेटा, 0.1 दिया गया है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो ये 0.1 तुमको दिया गया मोल। ठीक, अगर मैं इनका मोल रेशियो निकालू, मोल रेशियो, तो मोल रेशियो देखो कैसा आ जाएगा, मोल रेशियो जरा देखेगा, ये दोनों सेम है, ये जस्ट अगर देखोगे तो जस्ट डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा मोल रेशियो जो आ जाएगा, मोल रेशियो, मोल रेशियो आ जाएगा कितना, सोडियम का है, कार्बन का है और ऑक्सीजन का है, तो ये मोल रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 1:2। ठीक है, जब इनको होल नंबर में करोगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा NaCO2, NaCO2, NaCO2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लो आराम से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना बेटा। बढ़िया क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको गड़बड़ अब नहीं करनी है। ठीक, 55 क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी अटेम्प्ट जरूर किए होंगे, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखना ध्यान से कैसे, x ग्राम तुमको A दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप निकाल लो मोल ऑफ A। मोल ऑफ A बराबर, मोल ऑफ A क्या हो जाएगा, आपको निकालना है, तो x ग्राम दिया गया और एटॉमिक वेट दिया गया 50, तो ये देखो मोल आ गया। वहीं पर हम कह रहे हैं बेटा मोल ऑफ B। ठीक, तो मोल ऑफ B निकालना है, B का वेट कितना है, 20x दिया गया है, तो बेटा ये हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाई, अगर देखा जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 2 पंचे यानी x/5 हो गया। अब देखो इधर
कह रहा है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 20x ग्राम ऑफ एलिमेंट बी। बी में हमको एटम्स बताने। एक बात बताओ, यहां पर मोल आया, इसमें Na से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में Na से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां पर मोल जो है वो कितना है, x/50 है, और यहां कितना है, x/5 है। तो मुझे बताओ x/50 जो है x/5 है, तो x/5 से x/50 है, कितने टाइम से बेटा, ये 10 टाइम्स है ना एक प्रकार से। कितने टाइम्स से, देखो ये 10 टाइम्स है, इसका अगर देख लो ये x/5 है तो ये x/50 है, ठीक है ना, 10 टाइम्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 10n आ जाएगा। ये लो भैया, आराम से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर लेना था भाई। नेक्स्ट आ जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। यहां पर KHCO3 तुमको दिया गया, ठीक। अब KHCO3 जो दिया गया है उसके बारे में देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से लगाना होगा। कह रहा है एक सैंपल है हमारा KHCO3 का, जिसमें 80% प्योरिटी है और उसको स्ट्रांगली हीट किया गया है। कहा गया assuming the impurity to be thermally stable, the loss in weight of the sample on heating। ठीक है, जो सैंपल में वेट लॉस हुआ है वो हमको बताना है यहाँ पर। मेरी बात समझे ना, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको डाउट ही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। सैंपल में कितना वेट लॉस हुआ, इतने ग्राम का 80% प्योर है। तो सबसे पहले मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेटा। सबको पता है जब भी कभी बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं हम लोग, तो बेटा जब बाइकार्बोनेट को हीट किया जाएगा ना, तो बाइकार्बोनेट को हीट करने पर ये कार्बोनेट में आ जाएगा, K2CO3 प्लस CO2, और वहीं पर आ जाएगा क्या बेटा, H2O में, ये हो जाएगा। और ये कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। इस तरीके से अगर देखोगे तो ये हो जाता है, ठीक है। और यही अपने पास में मस्त इक्वेशन आएगी बाइकार्बोनेट की हीटिंग की। याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में जब भी कभी किसी बाइकार्बोनेट को बेटा अपन हीट करेंगे ना, तो वहां पर क्या मिलता है, कार्बोनेट मिलता है, और CO2 गैस जो होती है वो बाहर निकलती है, ठीक है। जब CO2 गैस बाहर निकलेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बाइकार्बोनेट से। इसीलिए देखो जब भी हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं किसमें, केक बनाने में, ताकि वहां पर जब बेकिंग पाउडर हीट होता है तो CO2 गैस निकलती है। अब जब CO2 गैस निकलेगी तो क्या हो जाएगा, जो अपना केक होता है वो अच्छे से फूलेगा। बात समझे ना, इसीलिए बेकिंग पाउडर कुछ मिलाते हैं। तो क्वेश्चन अब फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि लैंग्वेज समझ में आ जाए। एक तुम्हारा 1.50 ग्राम का सैंपल है जिसकी 80% प्योरिटी है, उसको स्ट्रांगली हीट किया गया। माना गया assuming the impurity to be thermally stable, माना गया कि जो इम्प्योरिटी है वो क्या कहते हैं, उधर नहीं जा रही है, ठीक है। तो बताइए वेट लॉस सैंपल का कितना होगा, ठीक। ये तो पूछा गया ना, वेट लॉस पूछा गया, तो वेट लॉस पूछने का मतलब है कितनी गैस बाहर चली गई। वेट लॉस का मतलब है KHCO3 से जो CO2 बाहर निकला है तो कितना CO2 बाहर चला गया, ठीक है ना, उसका हमें वेट निकालना रहेगा। तो सबसे पहले तो हम निकालने वाले हैं यहीं पर क्या बेटे, हम निकालने वाले हैं मास ऑफ प्योर KHCO3। KHCO3 जितना प्योर है उसका हम मास निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखो, ठीक है। मास कैसे निकालेंगे, 80% प्योरिटी का है, डिवाइड कर दो इसको 100 से, और कितना वेट दिया गया, 1.50 दिया गया। ये 0 से 0 कट जाएगा, है ना। अब यहां पर देखो तो एक प्रकार से 1.5 है, ठीक है। यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व करने के बाद में ये यहां पर 0 आ जाएगा, तो ये 0.8 है ना, 8 पंचे 40, 0 8 एकम 8 4 12, तो ये आ जाएगा बेटा 0.12, है ना, 0.12 आ जाएगा, 0.12 ग्राम है, 80% प्योर है ना, तो ये आ जाएगा, अच्छा 0.12 नहीं 1.2 ग्राम, ठीक है, 1.2 ग्राम आ जाएगा, ये प्योर का वेट होगा, मास ऑफ प्योर KHCO3। अब जरा देखो यहां पर ऐसे समझ लेना, ठीक है, बहुत आराम से इसका मोल निकाल लेते हैं, इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोल। तो KHCO3 का जो वेट आता है वो 100 ग्राम आता है, ठीक है, मोल ऑफ KHCO3, इसका जो वेट आता है बेटा 100 ग्राम आता है, ठीक है। तो देखो बेटा 1.2 है, इसको डिवाइड कर दोगे 100 से तो एक 0 और आ जाएगा, 3 0 हटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.012, ये मोल आ जाएगा इसका। बड़े आराम से कर सकते हो, मोल आ गया ना।
ठीक, अब इसको चाहो तो वेट डायरेक्ट निकाल सकते हो और चाहो तो यहां पर मोल करके निकाल सकते हो। ठीक, 100 ग्राम हम ले रहे हैं KSCO3, 100 ग्राम ले रहे हैं KSCO3, तो 100 ग्राम में अगर देखोगे तो यहां पर 2 मोल लेने से 1 मोल CO2 मिल रहा है, ऐसे समझ लो, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो भाई, 2 मोल KHCO3 gives CO2 बराबर कितना मोल बेटा, 1 मोल। ठीक है, 2 मोल से 1 मोल मिलता है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा, 1 मोल KCO3 कितना दे देगा बेटा, तो ये 1/2। अब यहीं पर तुम्हें दिया गया 0.012 मोल KCO3 कितना देगा, तो 1/2 इंटू 0.012, ठीक है, नीचे 3 जीरो आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कितना 6, और 6 आएगा यानी 2 6 12 आ जाएगा 0.006 मोल आ जाएगा। 0.006 मोल जो होगा वो CO2 का हो जाएगा। अब 0.006 मोल CO2 का हुआ, अब इसका बेटा वेट निकाल देना। तो देखो वेट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ CO2 बराबर ये हो जाएगा कितना, वेट ऑफ CO2 बराबर इसका जो मोल है, मोल को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, इसके मॉलिक्यूलर वेट से 44 से, तो 0.006 गुणे 44 कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 है ना, और 6 चौके 24 25 26 हो जाएगा। ये 3 अंकों के बाद ये दशमलव लगाना, तो आ जाए 0.264 ग्राम, ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा। कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। चलो भैया, एक्चुअली चश्मा हम जो है घर पे भूल गए थे, इस वजह से बिना चश्मे के सॉल्यूशन करवाना पड़ा। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपके सामने है। ठीक है, आंसर आ गया अपना, थर्ड आंसर हो जाएगा 56। आ जाओ भाई 57। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अगर करोगे तो सर ये मजा आ जाएगी। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन जब ये करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इस पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57 है अपना, ध्यान दो बच्चे। अब ये 57 क्वेश्चन जो है, इसको देखो हम लोगों को करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना, सोचना कैसे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 85 ग्राम CaCO3 लाइम स्टोन सैंपल on heating produces exactly the same amount of CO2 which converts 30 gram of MgO to MgCO3, the percentage purity of limestone sample। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूँ। 85 ग्राम का कोई CaCO3 का सैंपल है, उसको जब हीट करते हैं तो वो क्या करता है, CO2 का अमाउंट हमें देता है। सेम वही CO2 का अमाउंट जो है वो 30 ग्राम MgO को मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको बताना वहां पर परसेंटेज प्योरिटी कितनी आएगी। ठीक, परसेंटेज प्योरिटी कितनी आएगी, तो मैं पहले आपको इक्वेशन लिख करके देता हूं, जिससे आपको मामला सेट समझ में आ जाएगा कि MgO की रिएक्शन जब CO2 से होती है तभी क्या बनता है बेटा, ये Mg2CO3 बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, सॉरी MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, हाँ सही है ये MgCO3। MgO की रिएक्शन जब CO2 से बनती है क्या बनता है, MgCO3 बन जाता है। अब यहां पर MgCO3 बनता है, तो जरा 1 मिनट के लिए देखो MgO का वेट कितना होता है, यहां पर MgO का वेट कितना होता है, जोड़ के देखो, 16 इसका 24 इसका, 24 और 16 40 होता है ना। तो ऐसे कर लो भाई, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ठीक, 40 ग्राम के लिए 44 ग्राम की रिक्वायरमेंट है ना। 40 ग्राम MgO के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 44 ग्राम की है। तो ऐसे कर सकते हो, 40 ग्राम के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है बेटा, 44 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो 44/40 हो जाएगा, है ना। तो बताओ 30 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें कितना दिया गया बेटा, 30 ग्राम दिया गया, तो 30 ग्राम के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, 30 ग्राम के लिए हो जाएगा बेटा 44/40 गुणे 30, ये चला गया। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 11।
11 गुणे 3 बराबर 33 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? यानी 30 ग्राम के लिए CO2 का कितना चाहिए होगा बेटा? 33 ग्राम चाहिए। 40 के लिए 44, तो 30 के लिए 33 चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो यार। अब 44 ग्राम CO2 कितना CaCO3 फॉर्म करता है जरा देखिएगा। ठीक है, अब सुनो जरा। अब यहां पर एक पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया MgCO3 वाला। अब यहीं पर लाइमस्टोन वाले पार्ट को कैसे इंक्लूड करना है जरा देखिएगा। ऐसे तो 44 ग्राम CO2, ठीक है, 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 से CaCO3 का वेट कितना होता है? 100 ग्राम होता है कि नहीं? 100 ग्राम CaCO3 100 ग्राम। तो एक बात बताओ, 1 ग्राम CO2 से कितना आएगा? 100 बटे 44। अब यहां पर वेट कितना आया? 33 ग्राम। तो 33 ग्राम से कितना आ जाएगा बेटा? 100 बटे 44 गुणे 33। आ गया? कितना आ जाएगा? 11 तिया 33, 11 चौके 44। 3/4 को 0.75 लिखते हो, 0.7 को हीट कर दोगे यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आ जाएगा 75 ग्राम। ठीक, यानी 33 ग्राम CO2 से CaCO3 का 75 ग्राम ऑब्टेन होगा। अब परसेंटेज प्योरिटी निकालनी, यहां पर आया 75, किसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है बेटा? लाइमस्टोन की। तो परसेंटेज प्योरिटी बराबर होता है, परसेंटेज प्योरिटी बराबर होता है, ठीक है, ऊपर जो प्योर अमाउंट आता है, ठीक है, प्योर अमाउंट आता है, ठीक है, जो आपको प्योर अमाउंट होगा, प्योर अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे करोगे? प्योर अमाउंट आपको दिया गया है यहां पर 75, और आपको यहां पर टोटल जो दिया गया वो दिया गया 85। 75 बटे 85 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझे क्या? 75 बटे 85 गुणे 100। अब जब इससे काउंट करते हो तो बेटा आता है 88% के आसपास आता है, 88.24, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 88.24%। ये लो आ गया आराम से। ऐसे करना है, आप देख लो भाई। यहां से CO2 का वेट मिल जाएगा और वही CO2 का वेट यहां पर इस इक्वेशन में इन्वॉल्व कर देना है। ठीक है, लाइमस्टोन का प्योर अमाउंट मिल जाएगा, गिवन अमाउंट यहां है तो प्योर ऊपर रखना है, गिवन नीचे रखना है, शॉर्ट आउट कर देना भाई। नेक्स्ट आ जाओ, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया 0.22 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 0.005 मोल। चलो जरा देख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा तो 0.22 ग्राम डिवाइडेड बाई 44, दशमलव हटाओगे तो ये आ जाएगा 2 जीरो, 22 दूना 44, 1/200 आएगा, 1/2 आता 0.5, तो आ जाएगा 0.005 मोल आ जाएगा। तो ये तो सही है भाई, ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा आ जाओ तो यहां पर है 320 मिलीग्राम, 320 गुणे 10 की घात -3, और इसका होता है 64, है ना, मोल निकालना है बेटा। तो ये आ जाएगा कितना? 32 दूना 64, यानी कि इसको कर दो 10 टू द पावर -2, 32 दूना 64, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2 बटे कितना आ जाएगा? 2, और ये आ जाएगा 0.005। हो गया काम, ठीक है, यानी ये भी सही है। अब देखो 320, अब तीसरे ऑप्शन देखो, 320 में 0.005 मोल है SO2 का, तो बेटा 560 मिलीग्राम में कभी भी 0.005 मोल नहीं होगा, यानी सी वाला गलत है। अब जरा अमोनिया का चेक कर लेते हैं, अमोनिया का 17 होता है और ये दिया गया 85, चेक करो जरा, 0.085 डिवाइडेड बाई कितना? 17 आ गया, देखो, ठीक है, नीचे 3 जीरो हो गया ना, 3 जीरो हो गया, तो ये 85 हो गया तुम्हारा, 17 5 85, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.005। सही है, डी वाला सही भाई, तो ए सही है, बी सही है और डी सही है, सी वाला गलत है, आंसर थर्ड हो जाएगा बेटा इसका। 59 पर आ जाओ, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है?
ये मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से बनाया हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैं बता दूं ये पीवाईक्यू भी है एक, ठीक है। क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी ऐसा आ चुका है, आप देखिएगा उसी तरीके का है ये। क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देखिएगा। सबके वेट दिए गए हैं, सेम वेट दिए गए हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना है। देख लो बेटा कैसे निकालना है। 1/24 ये मोल आ गया, गुणे Na ये एटम आ गया। दूसरा यहां पर O2 आया तो ये आ गया बेटा 1/32 गुणे 2 गुणे Na। अब कहते सर ये 2 क्यों किया? O2 में एटम कितना होता है? 2 ही तो होता है ना, तो हो जाएगा 16, 1/16 गुणे Na, ये आ गया। लिथियम देखो 1 ग्राम है तो 1/7 गुणे Na आ जाएगा, है ना, तो यह आ जाएगा 1/7 इंटू Na, एटम्स आ गए। Ag में देखो जरा 108 होता है तो हो जाएगा 1/108 इंटू Na, तो यही एटम आ जाएगा 108 इंटू Na। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एटम आपको किसमें प्रतीत हो रहे हैं? मैं बताऊं, ये देखो बेटा, ये वाले में, यानी जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम उसमें सबसे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स उसमें सबसे ज्यादा हो जाएंगे। मैक्सिमम पूछा गया है, आंसर थर्ड लगा दो, तुरंत आ जाएगा आराम से, ठीक है। 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल्स द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। कह रहा है कि यहां पर आराम से देख लो बेटा, आराम से देख लो क्या कह रहा है। The 10th element in the periodic table resembles the element with atomic number। 10वां एलिमेंट, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो ना, 10वां एलिमेंट कौन होता जिसका एटॉमिक नंबर 10 होगा, है ना, वही तो होगा ना। और 10वां एलिमेंट कौन है? नियॉन है, और नियॉन जो है वो कौन है? नोबल गैसेस है, तो नोबल गैस जो होगी उसी से रिजेंबल करना चाहिए ना, ठीक। अब यहां पर देखो दो दो तो मैच कर गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है, वो भी नोबल गैस है, लेकिन 30 नंबर की कोई भी एटॉमिक यानी नोबल गैस नहीं होती, तो पहला आंसर गलत होगा। 2 and 54, हाँ ये सही हो सकता है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। 2 होती है हीलियम और 54 तुम्हें पता है, सारे लोग देखो, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये है ना, इनके एटॉमिक नंबर सबको मालूम होंगे। क्या एटॉमिक नंबर? 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है और ये 86 है, हो गया ना। तो देखो 2 वाला भी मैच कर गया और 54 वाला भी मैच कर गया, जिनॉन मैच कर गया। अब यहां मुझे बताओ 8 और 18 का कोई तुक है क्या? नहीं भैया, 8 वाला तो है ही नहीं, समझ गया ना, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 105 एटॉमिक नंबर का। देखो बेटा ध्यान से सुनो, तुम्हारा पहली बात तो 90 से लेकर के 103 तक जो होता है वो तुम्हारा कौन होता है? बताओ, एक्टिनाइड होता है कि नहीं होता है? एक्टिनाइड होता है, ठीक, क्लियर, एक्टिनाइड्स हैं। वहीं पर आप एक बात सिंपल सी बताओ, अगर ये एक्टिनाइड्स होते हैं तो फिर आता है तुम्हारा यहां से 104, और 104 जो होता है वो होता है रदरफोर्डियम। उसके बाद आता है 105, 105 वाला होता है डीबी, यानी डबनियम बोलते हैं इसको। तो हमसे पूछा गया है इसी के बारे में, डबनियम के बारे में। और अगर इसी का नाम लिखना होता है तो होता है अननिल पेंटियम, अननिल पेंटियम नाम होता है बेटा, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा 105 वाला हो जाएगा डबनियम, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। पैलेडियम हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s0, बिल्कुल सही। पैलेडियम का आप देखोगे तो निकिल के जस्ट नीचे आता है भाई, है ना, और निकिल के जस्ट नीचे आने का मतलब है निकिल अगर थर्ड पीरियड में, सॉरी फोर्थ पीरियड में है तो ये किस में होना चाहिए? फिफ्थ पीरियड में होना चाहिए। बोलो यार, फिफ्थ पीरियड में होना चाहिए, फिफ्थ पीरियड में 10वें नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि 11वां वाला तो कॉपर का होता है वहां पर पीरियड। तो सबसे पहले जब पैलेडियम की बात करते हो तो पैलेडियम में आप स्टार्टिंग में देखते हो तो 4d8 5s2 होता है, लेकिन s का दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है, तो जब जंप करता है तो आ जाता है 4d10 एंड
5s0, तो ये सही माना जाता है, ये गलत होता है भाई, ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर देखो सबसे पहले जो s के पहले, मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालना है, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। s के पहले जो है जो भी आ रहा है यही तुम्हारा होता है पीरियड नंबर। ओके बेटा, क्या होता है पीरियड नंबर, तो बताओ 5th पीरियड है, प्लस जितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तुम्हारा होता है ग्रुप नंबर। तो 8 + 2 करोगे या फिर यहाँ टोटल 10 देख लो कितना हो जाएगा, बोलो यार। 8 + 2 जैसे जोड़ा तो ये आ गया कितना, 10। तो ये जो 10 आता है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, 5th पीरियड 10th ग्रुप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके बेटा, क्लियर, आराम से देख लीजिएगा। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि डाउट है, आपसे गड़बड़ हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके उसको डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 62 के बाद में 63, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब यहां देखो एल्यूमिनियम है सरकार, जब ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में आपने देखा ध्यान से कि एल्यूमिनियम है, ये जब Al+ में जाएगा तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाती है, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। जब ये +2 में जाएगा तो हम इसको मान लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। जब ये +3 में जाएगा तो हम मान लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब सबको पता है आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की वैल्यू सेकेंड से ज्यादा और सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट से ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी बेटे, इस वाले में, +2 से +3 में जाने वाले पर। तो +2 से +3 में जब चेंज होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है एटम पर उनका साइज छोटा हो जाता है। अब साइज अगर छोटा हो जाएगा तो वहां पर न्यूक्लियस और क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर मामला सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, ठीक है। बोलो यार, इतनी बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई मेरे बच्चों, आ गई होगी मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना, शाबाश। चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट वहीं पर आगे की गंदी गंदी बातें करते हैं कुछ हम लोग। 64 पर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयंस। अच्छा, अब यहां पर देखो एक छोटा सा बस ये करेक्शन है, करेक्शन भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको ऊपर सही से दिया गया है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। पीए नहीं बेटा, ये तुम्हारा है फॉस्फोरस ही, ठीक है, फॉस्फोरस ही है। इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, फॉस्फोरस ही है भाई ये, ठीक है। सिर्फ ए को हटा लो, समझे ना, तो P3- हो जाएगा, P3-। अब करेक्ट है। वैसे भी यहां पर आपको यही ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा मैं उसका कारण बता रहा हूं बेटा। कारण इसलिए क्योंकि यहां पर देखो P3- दिया गया और किसी ऑप्शन में P3- का सबसे ज्यादा साइज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बेटा 4। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, तो सबसे छोटा किसका होगा, कैल्शियम का, उससे बड़ा किसका हो जाएगा, Cl- का, उससे बड़ा S2- का, और उससे बड़ा किसका, P3- का हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने साइन, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चे जरा ध्यान दो, दिमाग लगाओ, यहां पर सारे एलिमेंट्स जो दिए गए हैं वो कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं। अब सेकेंड पीरियड में जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में सबसे ज्यादा यानी जो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ये ऑर्डर होता है, मैच कर लो, लिथियम का, उससे बड़ा बोरॉन, फिर होता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद होता है कार्बन, कार्बन के बाद होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है क्या, फ्लोरीन, है ना, और फ्लोरीन के बाद क्या होता है, नियॉन होता है, ये होता है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर का तो सर ऐसा एक्सेप्शन क्यों, सबको पता है यहां पर अगर देखते हो तो इस जगह पर बेरिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। जरा ये वाला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन यहां तक तो ठीक है, फिर ये बोरॉन आ गया, इस जगह पर गड़बड़ी हो गई।
ऑक्सीजन कभी भी नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं, यहीं से गलत हो गया, पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला आ जाओ बेटा 66, फोर्थ पीरियड हाउ मैनी एलिमेंट्स, अच्छा इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फोर्थ पीरियड में अगर देखा जाए तो मैं एक बात बता दूं, जो फोर्थ पीरियड होता है इसमें 3D सीरीज बोली जाती है, और 3D सीरीज को ही हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है इसको ध्यान रखिएगा, पहली ट्रांजिशन सीरीज अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर देखना बेटा, ये फोर्थ पीरियड है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3D में जाएगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लो, इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव वन और मोर, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव वन और मोर 4D इलेक्ट्रॉन्स। किसी में नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो 4D में कहां से चला जाएगा, फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज होती, उसी में जाना चाहिए, तो हो जाएगा 0 यहां पर, ठीक है। आ जाओ जरा, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है बेटा, और इस स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को पहले पढ़ना है, उसके बाद सही करना। कह रहा है कुछ रिएक्शंस आपको गंदी गंदी दी गई हैं। ऑक्सीजन गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है डेल्टा H1। तो देखो बेटा, जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो पहले नेगेटिव होती, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। यहां पर भी अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज होगी, नेगेटिव होगी, ठीक। अब इनमें अगर देखते हो ए बी और सी में, तो ध्यान दो बेटा, सी की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर हो जाएगी बी की, और उसके बाद फिर ए की हो जाती है, ये हो जाए। अब लास्ट वाले देखो, ये ऑलरेडी माइनस में है, माइनस में होगा, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ रिपल्सन हो जाएगा, यानी ये जो डेल्टा H हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, तो ये एंडोथर्मिक होगी, ठीक। अब आ जाओ जरा पढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना, डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1। डेल्टा H3 यही तो है ना, तो मोर नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम होती है, बिल्कुल सही है बेटा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डेल्टा H1 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2। H1 हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा नेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन का होगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दो सही हैं तो आपको तुरंत लगा देना चाहिए कौन सा, ऑल आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि तीसरा वाला ऑलरेडी सही होगा। यहाँ पर पढ़ लो जरा तीसरे, डेल्टा H1 H2 एंड H3 आर नेगेटिव, बिल्कुल सही, ये तीनों जो है ये कैसे हैं, नेगेटिव है। और चौथा वाला जो ये है ये कैसा है, देखो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा 4H कैसा, लास्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, XYZ दिए गए हैं आपको एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर है 19, 19, 19 के बाद में है 37 और फिर है 55, 19, 37 और 55 ये हैं। अब अगर देखा जाए 19, 37 और 55 अगर हैं तो ये बेटा सारे के सारे एल्कली मेटल्स ही हैं, एल्कली मेटल्स हैं, है ना, एल्कली मेटल्स हैं। अब आपको यही सोच के पढ़ना, देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नहीं गलत है। जब यहां पर ऊपर से नीचे जाता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। Y would have ionization potential between those of X and Z, ये सही है भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि X और Z के बीच में Y है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, उनके मिड में होगा। Z would have the highest ionization potential, गलत है, Z का तो सबसे कम होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे घटता है। Y would have the highest ionization potential, ये भी गलत होगा क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ किसका होगा, X का होगा। तो आंसर इसका सही हो जाएगा बेटा सेकंड। नेक्स्ट आ जाइए, पढ़ते हैं यहां पर, और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट्स को करेक्ट देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीज कर रहा है पीरियड में, गलत है भाई, ठीक है। पीरियड में कभी भी एटॉमिक साइज बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस एज वी गो अक्रॉस पीरियड एंड डिक्रीजेस एज वी डिसेंड इन अ ग्रुप, सही है भाई। लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने पे
घटती है। सी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ना भाई बढ़ता है। जेड इफेक्टिव हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पर, यहां पर देखा जाए तो इंक्रीज होता, तो ये सही होता भाई। डी वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, अच्छा लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, सही है। एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, सही है भाई। यानी यहां पर दो ऑप्शन सही है, बी और डी, मैच कर लो, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो ही स्टेटमेंट बी वाला और डी वाला सही, बाकी दोनों गलत है। 69 के बाद आ जाइए 70 क्वेश्चन पर। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट इज इनकरेक्ट। अब कहो पूरे पेपर भर करेक्ट दिखता रहे तुमको, है ना, यहां पर क्या देखना है, इनकरेक्ट कौन सा होगा। आइए जरा देख लेते हैं। कह रहा इट कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18, सही है ये। पी ब्लॉक जो होता है वो 13 से 18 तक ही होता है भाई, है ना, जिसमें नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं, कुछ मेटल्स भी आ जाते हैं और नोबल गैसेस भी आ जाती हैं। These together with S block elements are called representative elements. अच्छा, S ब्लॉक के साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहे जाते हैं, बिल्कुल सही। लेफ्ट से S ब्लॉक और राइट से P ब्लॉक पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करता है, तो पहला सही है, दूसरा सही है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम NS1 to NS2, ये गलत है भैया, तो आंसर अपना हो जाएगा थर्ड, ये इनकरेक्ट है। वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है भाई वो होता है NS2 NP126, यानी P में वेरिएशन आता है, S में थोड़ी ना आता है। अच्छा, फोर्थ वाला क्या, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज अ नोबल गैस एलिमेंट, हाँ सबसे आखिरी में जो होता है वो नोबल गैस ही होता है और उनका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है, बिल्कुल सही भाई, ये सही है। गलत है यहां पर थर्ड वाला। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 71। बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, पहला स्टेटमेंट सही है भाई, और पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ये गलत है भैया, क्योंकि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ये हो जाएगा भाई आंसर थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 72 पर। अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही। साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मीजरेबल क्वांटिटी, नहीं भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीजरेबल क्वांटिटी नहीं होती, तो पहला सही है ना, और रीजन गलत है, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ठीक, आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। अच्छा, IUPAC का क्वेश्चन है, अब इसकी अगर आप लोग बेटा नंबरिंग कर ले गए तो इसका नाम भी सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का COH होगा, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां आ गया फोर्थ, इधर आ गया फिफ्थ, तो ये हो जाएगा 2,3 डाईमेथिल, और 2,3 डाईमेथिल किसमें मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन। 2,3 डाईमेथिल 4 ऑक्सो, है ना, 5 है तो पेंट, 2 इन, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, 1 ओइक एसिड, बिल्कुल सही, सही बेटा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 74 पर। यहां पर देखो साइनाइड ग्रुप है, कीटोन है, और ये ईस्टर ग्रुप है। सबसे ज्यादा पीरियोडिटी का यही ईस्टर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। अब ईस्टर की नेमिंग में बेटा सबसे पहले तुम्हें इससे लिखना पड़ता है, तो एथिल सबसे पहले होना चाहिए। किसी में एथिल सबसे पहले दिख रहा है भाई, 2 एथिल ना, पोजीशन तो है नहीं, हाँ एथिल देखो सबसे पहले दिख रहा है, यही वाला हो जाएगा। अब जरा मैच तो कर लो, एथिल पहला खत्म, 5 साइनो, अब देखो इसका नाम ऑक्सो होता है तो 2 ऑक्सो है तो क्या हो गया, डाईऑक्सो, और ये क्या हो गया, साइनो हो गया, समझे ना, तो साइनो हो जाएगा, तो सी से पहले अल्फाबेटिक लिख दिया, 5 साइनो 2,6 डाईऑक्सो ऑक्ट 3 इन 1 OH, सही है भाई, आंसर हो जाएगा फोर्थ इसका।
75 पर आ जाएगा। फॉर्मूला ऑफ फेनिल कार्बिनॉल एंड क्लोरल। फेनिल कार्बिनॉल और क्लोरल का आपको बताया। देखो बेटा, सबसे पहले फेनिल कार्बिनॉल जो होता है मैं आपको बता देता हूं, ये ग्रुप तुम्हारा कहलाता है फेनिल, और CH2OH जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं कार्बिनॉल ग्रुप। तो ये हो जाएगा फेनिल कार्बिनॉल। इसी को लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5CH2OH, ये हो गया, है ना। वहीं पर देखा जाए तो हो जाएगा क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CHO, CCl3CHO, CCl3CHO है। कौन सा हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा सेकंड, C6H5CH2OH, CCl3CHO, ये हो गया। ठीक है बेटा, चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 76 पर। ये है, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स लीनियरली अरेंज्ड। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में जब भी कभी हम लोग देखते तो लीनियर से जुड़ा जो होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर कौन कौन हो गए? ये कार्बन और ये कार्बन। अब यहाँ पर लीनियर से जुड़ा क्या हो जाएगा? लीनियर होगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बेटे? थर्ड हो जाएगा। तो टोटल लीनियरली अरेंज्ड यहां पर हो जाएंगे 4, ठीक है, इधर और इधर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 पर। प्रॉपर गाइल, प्रॉपर गाइल एल्कोहल, ये बेटा जो ग्रुप होता है इसको प्रॉपर गाइल बोलते हैं। OH लगा हुआ है तो हो गया प्रॉपर गाइल एल्कोहल। तो ये याद रखना ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट भी यहां से मिल जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा यहां पर। इसमें अगर देखोगे तो टोटल पहले पाई बॉन्ड कितने, मैं लिख भी देता हूं बेटा। यहां पर पाई बॉन्ड हो जाएंगे 2, और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करोगे? जितना एटम है उसमें से -1 कर देना, ठीक, क्योंकि ओपन चेन है। 1 2 3 4 5 6, 6 7 और 1 8, 8 है ना। तो बेटा 8 -1 करोगे तो 8 -1 किया कितना आ गया बेटा? 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लोन पेयर अगर देखोगे तो लोन पेयर आपको कहां पर दिख रहे हैं? ऑक्सीजन पर। कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? जोड़ दो बेटा इनको टोटल, ठीक। टोटल जोड़ोगे कितना होगा? 2 + 7 + 2, 7 और 2 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11, ठीक, ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78 पर। ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब 78 वाला जो दिया गया है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो तुम्हारे सामने C6H5 है, यहां पर आपके पास में है, ये एक रेडिकल है, इसका नाम है ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल मेथिल रेडिकल। ट्राइफेनिल मेथिल रेडिकल होता है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर देखोगे तो एक बात मैं आपको बता दूं, इसको कैसे लिखते हैं। इसी को जब हम शॉर्ट करते हैं तो ये ट्राई ले लो, ट्राई ले लो और THY ले लो, ठीक है। ट्राई ले लो और THY ले लो, ठीक है, या ट्राई और टी, ट्राई और TYL, यही मिलाकर के होता है ट्राइटिल रेडिकल। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ट्राइटिल रेडिकल नाम होता है, ठीक है ना। जब इसे शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट करने में यही नाम आता है, तो इसलिए ट्राइफेनिल मेथिल रेडिकल का नाम क्या हो जाता है? ट्राइटिल रेडिकल हो जाता है। 79 पर आ जाइए। ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। आपको दिया गया एंथ्रेनेलिक एसिड और सल्फेनिलिक एसिड। पहली बात तो इनका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एंथ्रेनेलिक एसिड ऐसा होता है, ये तुम्हारे सामने COH और NH2 जब एक ही पे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेनेलिक एसिड। वहीं पर NH2 के साथ जब SO3H हो जाता है तो हो जाता है सल्फेनिलिक एसिड। तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा फर्स्ट, है ना, क्लियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 79 के बाद 80 पर। आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल। देखो आइसोनाइट्राइल NC होता है और आइसोब्यूटाइल क्या होता है? ये होता है आइसोब्यूटाइल तुम्हारा ये होता है CH3 CH, और ये हो जाता है CH3 और ये हो जाएगा CH2। इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसोब्यूटाइल।
आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल हो गया। अब एनसी लगा दोगे तो हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, कोई मैच कर रहा हो तो वही टिक कर दो, आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल, आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल, ये हो गया। ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, मैच कर लेते हैं। ब्रोमीन है, ब्रोमीन तुमको पता चल गया क्या होता है, हैलोजन होता है। तो ए का थर्ड और हैलोजन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा ए क्यू हो जाएगा, ठीक। तो ए का थर्ड और क्यू, अगर यहां मैच करना चाहोगे तो बेटा देखो पहले वाले से ही आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मैच कर देता हूं सारे ताकि आपका काम आसान हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। गोल्ड जो है वो कॉइंज मेटल में आता है, वो कॉइंज मेटल जो आएगा ये बेटा तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल में आता है। नेक्स्ट मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल में आएगा, और लिक्विड मेटल जो मरकरी है वो मिल करके एमेलगम बनाता है। बचा एक सोडियम, सोडियम एल्कली मेटल में आ जाएगा बेटा, है ना। और एल्कली मेटल का अगर देखोगे तो यहां पर जो मैच कर रहा है वो डी वाला जो पार्ट है, डी वाले में सेकंड तो सही है एल्कली मेटल्स होता है, लेकिन एस नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में जो है 2p63s1, तो आखिरी का 3s1 तो मैच ही कर रहा है ना यहाँ पर, और वैसे भी जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। क्लियर है भाई, एस वाला मैच कर गया। 82 पर आ जाओ। बोरॉन की फैमिली में जो ऑक्साइड्स होते हैं इन सब में अगर देखा जाए तो स्ट्रांगली बेसिक कौन सा होता है, फोर्थ वाला होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। 83 पर आ जाइएगा, कह रहा है कौन से एलिमेंट का नाम सीबोर्स ग्रुप पर रखा गया है। सीबोर्जियम जो था वो सीबोर्स ग्रुप पर नाम रखा गया था, एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ध्यान रखनी है। आपको टोटल नंबर ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स पहचानने हैं इस गिवन लिस्ट में से, इस पूरी लिस्ट में से आपको पहचानने हैं क्या कि बेसिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं। NO है, N2O है, B2O3 है, N2O5 है, SO3 है, P4O10 है। बेटा पहली बात तो ये वाला देखो न्यूट्रल आ गया, ये वाला न्यूट्रल आ गया, ठीक है ना। बाकी सारे नॉन मेटेलिक हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, ये तुम्हारे हो गए क्या कहते हैं एसिडिक। बेसिक ऑक्साइड कोई है नहीं, आंसर हो जाएगा 0 इसका। अगला है 115 वाला। अब देखो 100 से 103, 103 के बाद जितने भी आते हैं उनमें अगर आपको ग्रुप नंबर या फैमिली डिसाइड करनी है तो ग्रुप नंबर जो होता है वो डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट ये जो होती है, तो लास्ट 2 डिजिट होती हैं वो आप लोग देख लो। तो 115 की आखिरी 2 डिजिट कौन सी हैं, 15, यानी 15 वाली फैमिली कौन सी हो जाएगी, 15 वाली फैमिली तुम्हारी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, 115 नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगी, ठीक। एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो जरा ध्यान देना बच्चों, यहां पर एक्चुअल वेट जो है वो कैसे डिसाइड करोगे। एक्चुअल वेट को ही हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट वेट, एक्चुअल वेट बोला जाए या फिर हम बोल सकते हैं एक्यूरेट वेट, एक्यूरेट वेट, ठीक है बेटा। एक्यूरेट वेट कैसे डिसाइड करेंगे अपने लोग, जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एक्यूरेट वेट जब भी डिसाइड करना है तो ये होता है बेटा जितना भी एटॉमिक वेट होता है या मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो नंबर से। तो यहां पर देखो आ जाएगा इसका 18, और 18 को डिवाइड करो कितने से, बोलो यार 6.02 इंटू 10⁻23 से। जब इंटू 1 कर देते हो तो इस पूरे की वैल्यू आ जाती है 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, ये आता है, ठीक, -24। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो ये ओवरऑल आ जाएगा तुम्हारा 2.99 इंटू 10⁻23, इसमें ग्राम में आएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये आपको दिए गए 2 आइसोटॉप्स बोरॉन के, 20% है, 10 है और एक का 11 है, ये है। अब इसको कैसे निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास देखो बेटा, ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास बराबर होता है
पहले तो आपको यहां पर लिखना क्या है, लोअर एटॉमिक वेट, लोअर एटॉमिक वेट लिख लो, ठीक है, प्लस डिफरेंस इनटू परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक वेट, और इसको डिवाइड कर दो कितने से, 100 से, है ना। जब इसे अपन डिवाइड कर देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आंसर निकाल लेना है, ठीक है। कैसे आ जाएगा जरा देखो, लोअर एटॉमिक वेट तुम्हारा आ जाएगा 10.01, 10.01 है, प्लस डिफरेंस आएगा इसका, अगर देखोगे तो 1 का आएगा डिफरेंस, प्लस हायर एटॉमिक मास का परसेंटेज कितना दिया गया, 80 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, जब 0 आएगा तो 0.8 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 10.81, और जो भी ऑप्शन होगा टिक कर दो, आराम से निकल आएगा। ये लो भैया आ गया थर्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया भाई, अच्छा मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 44 mu, एवोगाड्रो नंबर, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, फिर से वही काम, वन मॉलिक्यूल का वेट जो निकालना होता है तो मॉलर मास जो होता है उसको डिवाइड कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, वही एक्यूरेट वेट होता है। तो बेटा अपन लोग 44 को डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से, इसी को आप लोग लिख सकते हो बेटा 44 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, यही तो आएगा ना भाई, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, मैं करके दिखा देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो भाई, एग्जैक्ट करके दिखा देता हूं। अपने पास टीवी अवेलेबल है तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। इधर देखो, इसको ऐसे कर दो, 44 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 कितना आ गया बेटा, 73, है ना। ये आ गया तुम्हारा 73.04 इंटू 10 टू द पावर -24। अब इसी को चाहो तो तुम लिख सकते हो 7.304 इंटू 10 टू द पावर -24, ये है, हो गया ना। अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया हो तो समझ लेना वही हो जाएगा भाई, ये लो भाई आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। 88 के बाद आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन है 89 पर, फिर से वही है, एवरेज एटॉमिक मास पूछा गया दोनों का, एक का 25 एक का 75, दोनों का डिफरेंस, फिर से वही फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास बराबर, एवरेज एटॉमिक मास बराबर कितना, पहले आपको लिखना लोअर एटॉमिक वेट, लोअर एटॉमिक वेट कितना होगा बेटा 65, प्लस दोनों का डिफरेंस 65 67 यानी 2 का डिफरेंस आ गया, इनटू परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक वेट कितना हो गया बेटा 75 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया बेटा 0.75, तो 65 प्लस 2 इंटू 0.75, ये तो आया ना। एक काम कर सकते हो, 0.75 को तुम 3/4 लिख सकते हो, तो 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 1.5, 1.5 यानी कि आ जाएगा 66.5, ठीक है ना, 66.5 आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्लियर है ना, ये तो है ना। ये 0 ये तुम्हारा जो है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं ना, ये 0.3 है, ये देखो ऐसे है ना, 0.75, 0.75 ये है, इसको ऐड करोगे तो आंसर यही आएगा तुम्हारा, ना मानो चेक कर लो फिर से, ठीक, इतना ही आएगा आंसर, इससे गड़बड़ नहीं आएगा भाई, याद रखना बेटा, ओके। हाँ बिल्कुल सही, 66.5 आ जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90 पर, अगला है, ये बड़ा दिख हैवी रहा है लेकिन पता है बड़ा आसान। यहां पर देखो XY2 का आपको दिया गया, इसका मोल और वेट भी दिया गया, तो यहां पर क्या होता है, वेट अपॉन मोल मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाता है, तो वेट कितना दिया गया 5 ग्राम, पहली इक्वेशन बन जाएगी ये 5/0.05 मोल, है ना, बराबर हो जाएगा ये x प्लस 2y, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर 2 जीरो 500, तो ये आ जाएगा 100, 100, ये तो आएगा ना, 500, 500 में तो ये आ जाएगा ऊपर 0 कट गया, 5 एकम 5, 100, 100 इज इक्वल टू x प्लस 2y, ये आ गया,
दूसरा इक्वेशन देख लो बेटा, ये है मॉलिक्यूल। तो पहले तो इसका मोल निकाल लो। देखो मैं मोल किनारे निकाल देता हूँ। मोल किनारे कैसे निकालेंगे, 3.01 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23। इसको डिवाइड कर दो 6.02 से इंटू 10 टू द पावर 24 से, सॉरी 24 बोल रहा हूँ, 23 से, 23 से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 है ना, 0.5 है और ये दिया गया 85। तो 85 ऊपर 0.5 नीचे, 85 डिवाइडेड बाई 0.5 बराबर 2x प्लस 3y है ना। इधर देखो बेटा ये हो जाएगा, अब ये गया ऊपर तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 170, 170 बराबर 2x प्लस कितना 3y। अब यहां पर देखो ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। यहां पर पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी 200 बराबर 2x प्लस 4y है ना। अब इसमें से ये घटा देना, सेकेंड वाली 170 2x प्लस 3y ये घटा देना है। तो जब घटाओगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, y और y बराबर 200 में 170 गया, कितना आ गया 30 आ गया। अब 30 आ गया तो तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हो, आराम से आ जाएगा। y अगर 30 आया है तो x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, यहाँ पर देख लो बेटा, ऐसे लिख लो 100 बराबर x प्लस 2y। तो 2 इंटू कितना हो गया 30 यानी 60, तो x प्लस 60 आ गया ना, ये हो गया 100। अब 100 में से 60 घटा दो तो 100 माइनस 60 बराबर आ गया x यानी 40 आ गया बेटा। तो x आ गया 40 और y आ गया 30, x 40 y 30, आंसर हो जाएगा थर्ड। बड़े आराम से इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लोगे बेटा, ठीक है। आ जाइए 91 पर। 91 पर अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट आपको दिया गया है, अमोनियम फॉस्फेट का सैंपल जिसमें 3.18 मोल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो टोटल हाइड्रोजन एटम ये ऐसे हो जाएगा बेटा, मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट NH4 द होल थ्राइस PO4, ठीक है। यहां पर तुमको दिया गया है मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन ये दिया गया है। इधर से इधर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से इधर जाने पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो ध्यान से, कह रहा है इतना मोल हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एटम तुमको कितने दिए गए हैं 3.18 मोल। अब इधर आ रहे हैं तो 3.18 को डिवाइड कर दो, 3.18 को डिवाइड करो, इधर कितना है 4 3 12, 12 से, ठीक है। तो तुम्हें इसका मोल मिल जाएगा, आ जाओ जरा इसका मोल निकाल ले, कितना हो जाएगा 3.18 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा कितना तुम्हारा 12 दूना 24, 24, तो यहां पर कितना बचा 36, 7, 12 छंग 72, 12 दूना 24, 12 छंग 72, 72 6, 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.265 मोल। अब कहा गया है कि फास्फोरस के मोल बताने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन एटम बताने। तो ऑक्सीजन एटम जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 4 ऑक्सीजन एटम है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन बड़े आराम से निकल आ जाएगा। कैसे निकालोगे मोल ऑफ ऑक्सीजन को, ये तुम्हारे सामने 0.265 इंटू 0.265 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4, गुणा कर दो कितना आ जाएगा, ठीक है। 4 पंचे 20, 2 आया, 4 छंग 24, 25 26 और 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है ना, 1.060, ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। 91 पर आ जाइएगा बेटा, आपको दिया गया है कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, it contains 28.9% by mass of nitrogen
नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट, ये होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास बराबर एटॉमिक वेट इनटू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एटम इनटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, यही तो होता है ना। क्लियर, अब लिख दो बेटा 194, एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14, परसेंटेज कितना आता है 28.9, है ना, इनटू नंबर ऑफ आइटम हमें निकालना है इनटू 100, ये आ जाता है। अब चलो जरा सॉल्व कर लेते हैं। 194 है इंटू 28.9 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100, ये आ जाएगा नंबर ऑफ आइटम निकाल। अब देखो इसको क्या, ये लगभग 2 टाइम्स जाएगा बेटा, लगभग 2 टाइम्स हमने मान लिया, ठीक है। अब ये 2 जीरो हटाया तो यहाँ पर आ जाएगा 1.9, यानी ये लगभग 1.9, मतलब ये भी लगभग कितना है 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 आंसर आ जाएगा बेटा 4 यहाँ पर, ठीक है। ये देखो थर्ड आ गया। 93 पर आ जाइएगा, कह रहा assuming fully decomposed the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 ग्राम of BaCO3। ध्यान देना यहां पर कैसे, जब हम लोग बात करेंगे तो ये BaCO3 है, BaCO3, ठीक। अब BaCO3 को जब हीट करोगे तो हीट करने पर बेटा ये CaO आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा CO2 आ जाएगा, सॉरी CaO मैंने लिख दिया, यहां पर आ जाएगा BaO, क्योंकि बार बार वैसे ही क्वेश्चन आते तो वही दिमाग में बना हुआ है। BaO प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा इसका शायद 170, मैं मॉलिक्यूलर वेट बता देता हूं, इसका जो वेट आया है वो आया है तुम्हारा 1 बेरियम का है ना, निकाल देता हूं, 137 बेरियम का है, और कार्बन को हो जाएगा 12, ऑक्सीजन कितना 16 दूना 32, 16 48, 48 ही हो गया। इसको पूरे को जोड़ो जरा, 7 2 9, 8 8 16, 1 17, है ना, 3 1 4, 4 4 8, 8 1 9, 197 आ जाएगा, ये तो है ना 197 वेट होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 197 वेट से कैसे काउंट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देना भैया। अगर हम बोलेंगे 197 ग्राम वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, से कितना, तो इसका कोई काम नहीं, तो हो जाएगा 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल है। तो बताओ बेटा 1 ग्राम से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 197। अब क्वेश्चन में दिया गया है बेटा कितना 9.85, तो 9.85 ग्राम से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा 22.4 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 9.85, ये हो जाता है 9.85। क्लियर, अब इसे जरा आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है, और सॉल्व करके हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। यह है 22.4 मल्टीप्लाइड बाई कितना हुआ 9.85, ये आ गया 220 दशमलव। अब इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से 197 से, 1.12 लीटर आ जाएगा, ठीक है, और 1.12 लीटर कौन सा, थर्ड ऑप्शन। तो यहां पर इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया बेटा 1.12 लीटर। 94 पर आ जाइएगा। ये क्वेश्चन देखो इससे पहले आया हुआ, लेकिन ये फिर से मैंने रिपीट कर दिया ताकि जिन बच्चों का गलत हुआ था वो इसको बड़े आराम से कर सके और फिर से देख सके। इस क्वेश्चन को करना कैसे है मैंने आपको बताया था, और मैं फिर से यहीं पर बता रहा हूं अपने बच्चों को कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना बेटा, है ना। अब सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मान लो इस क्वेश्चन में आपको यहां पर एक काम करना है, और वो क्या करना है, माना एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक मास ऑफ एक्स हमने मान लिया कितना है m है, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ X4O6। अब एक मिनट के लिए देखो, इसका m माना है तो ये हो जाएगा बेटा 4m, और यहां पर O6 का 16 16 छक्का 96 96 हो गया ना, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब यहां पर देखो हम कह सकते हैं कि 4m प्लस 96 ग्राम ऑफ X4O6 कंटेन्स, ठीक है ना, कंटेन्स X बराबर कितना, X बराबर 4m ग्राम, 4m ग्राम, ठीक, इतना आएगा। तो यहां पर ऐसे कर सकते हो 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम X4O6 कंटेन्स, ठीक है, X बराबर कितना, ऐसे देख लो बेटा 4m डिवाइडेड बाई 4m प्लस 96 इंटू 10, ये तो हो जाएगा ना। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका अगर वेट देखोगे तो इसका वेट तुम्हें दिया गया क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन में ये दिया गया वेट कितना है बेटा 5.72 इज इक्वल टू 4m डिवाइडेड बाई 4m प्लस कितना 96 इंटू 10, यही तो हो जाएगा ना, बोलो यार, यही तो हो जाएगा ना तुम्हारे सामने। अब इसे सॉल्व अगर करने बैठोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, देखो 5.72 मल्टीप्लाइड बाई 4m प्लस 96 है ना, बराबर ये हो जाएगा 40m। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व ही सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, बाकी तो सब ठीक है। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कितना 40m है। ओवरऑल मैं इधर बता देता हूँ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.88m प्लस 96 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो आ जाएगा 549 पॉइंट कितना 12 और ये आ जाएगा 40m। अब m को इधर कर लो और काउंट कर लो, तो ये आ जाएगा, जब घटाओगे 40 में से इतना, तो ये जब घटेगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा 17.12m बराबर 549.12। अब इसे सॉल्व करो तो यहां पर आ जाएगा m बराबर 549.12 डिवाइडेड बाई कितना 17.12, ये हो जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा 17 दूना 34, 17 3 51, यानी 3 टाइम्स जाएगा ये 51, और यहां पर आ गया कितना बचा 3, ठीक है। तो लगभग हमने यहाँ पर क्योंकि 1 2 को राउंड ऑफ करके किया तो 33 यानी 32 के आसपास आ जाएगा ये, क्लियर है ना, एग्जैक्ट 32 mu, समझे ना। आ जाओ बेटा 96 पर, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। 8 ml का अनकम्बाइंड O2 रिमेन आफ्टर एक्सप्लोडिंग O2 विद 4 ml। 8 ml का कोई भी जो है वहां पर अनकम्बाइंड O2 है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, रिमेन आफ्टर एक्सप्लोडिंग विद 4 ml ऑफ हाइड्रोजन, 4 ml हाइड्रोजन के साथ, देखो ऐसे होता है H2 है प्लस O2 है, ये आ गया तुम्हारा क्या बेटा H2O, 2 मोल ले लिया बेटा, और ये 2 आएगा H2 प्लस O2, ये आ गया तुम्हारे सामने। यहां पर अगर देखेंगे और समझेंगे तो इस समय पर कह रहा है 4 ml के साथ में जब इसको एक्सप्लोड करते हैं, 4 ml हाइड्रोजन है, 4 ml के साथ जब एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है 8 ml अनकम्बाइंड होता है, तो ओरिजिनलिटी में कितना लिया गया था। अब अगर देखोगे ये 8 ml बचता है यानी रिमेनिंग है, तो यहां पर मुझे बताओ ये बनेगा कितना, ये जो गया है ये 4 ml है, तो 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना ये, और यहां पर जब इसका निकालोगे कितना हो जाएगा 4 ml, ठीक। तो यहां पर 2 गया, ठीक है, तो जो 2 यानी 8 बचा है, ये 8 बचा है, तो इसका जाएगा कितना बेटा 2 बच जाएगा, तो जो टोटल लिया जाएगा ओरिजिनलिटी में, तो 8 प्लस 2 बराबर कितना 10 ही तो लिया जाएगा ना, आंसर आ जाएगा इसका 10, ठीक है, हो गया आंसर। 95 पे आ जाए 96 पर। अच्छा,
कह रहा है 10 ग्राम का CaCO3 जब डिकम्पोज्ड हुआ तो बताइए वॉल्यूम CO2 का कितना कलेक्ट हुआ जब 90% प्योर लिया गया। ठीक है, अब ये हमारे सामने है CaCO3। बेटा जब इसे हीट करेंगे तो ये CaO प्लस CO2 आ जाएगा बाहर, CaO प्लस CO2। ठीक, जैसे ही आया तो यहां पर देखा CaCO3 CaO प्लस CO2 आ गया। अब एक मिनट के समझना, जब ये 100 ग्राम लिया जाता है तो ये कितना हो जाता है 56, और ये कितना हो जाता है 44 ग्राम हो जाता है ना। 100 ग्राम 56 ग्राम 44 ग्राम। मुझे बताना, अब यहां पर वॉल्यूम पूछा गया है ना। अच्छा हाँ, वॉल्यूम पूछा गया तो डायरेक्ट वॉल्यूम लिख लो। 100 ग्राम से ये कितना आता है बेटा 22.4 लीटर आता है। ठीक है, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम से कितना आएगा, अब 1 ग्राम से अगर करोगे तो हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर 90% निकालना है, 10 ग्राम का 90%, तो देखो क्या हो जाए, प्योर CaCO3 कितना होगा, प्योर CaCO3 जो रिएक्शन में जा रहा है तो ये हो जाएगा 90/100 इंटू 10, 0 से 0 गया 0 से 9 ग्राम आ जाएगा। यानी यहाँ पर 9 ग्राम से देखना कितना हो जाएगा, तो 9 ग्राम से कितना CO2 आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा सॉल्व कर लो इसको, 2 जीरो हटाओगे आ जाएगा यहाँ पर कितना 0.224 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौके 36, 3 9 दूना 18, 21 का 1 हासिल आया 2, 9 दूना 18, 20 यानी कि 2.016 लीटर आ जाएगा, 2.016 लीटर आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यह है तुम्हारे सामने कितने ग्राम का सिल्वर हीट किया गया है, सॉलिड रेसिड्यू आपसे पूछा गया है। 276 जो होता है ये वेट होता है, मैं पहले बता दूं 276 Ag2CO3 का वेट होता है। बात समझ में आई ना, 276 होता है 276, और ये सिल्वर है बेटा। सॉलिड रेसिड्यू पूछा गया, यील्ड्स रेसिड्यू वेटिंग। ठीक, तो ऐसे समझ लो 276 से ग्राम से ये आ जाता है 2 इंटू 108, तो 1 ग्राम से कितना आ जाएगा बेटा, तो 2 इंटू 108 है ना। और यहां पर अगर देखा जाए तो कह रहा है क्या 2.76 से कितना आ जाएगा, तो 2.76 ग्राम से आराम से निकाल लो बेटा, 2 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 273, ये हो जाएगा 276, 276 से 2.76 हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो ये हो जाएगा 100, 2 जीरो हटेगा तो ये आ जाएगा 1.08, तो 2 इंटू 1.08 सॉल्व करो, 2 अठे 16 और 2 एक कम 2, 2.16 ग्राम आ जाएगा भाई, 2.16 ग्राम आ गया। देखो आराम से इसको कर लेंगे हो जाएगा। 97 पर आ जाइए, 98, 2p प्लस क्यू आर 8 मोल p का विद एक्सेस ऑफ q। अच्छा, जब यहां पर कोई भी एक्सेस में लिया जाता है तो दूसरा वाला जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, लिमिटिंग हो जाता है, दूसरा वाला लिमिटिंग हो जाता है। ठीक है, तो 2p प्लस क्यू और ये हो गया r, 2p प्लस क्यू ये क्या हो गया r। चलो इसका 8 मोल दिया गया है बेटा, इसका 8 मोल दिया गया है ना, तो और इसका कहा गया एक्सेस में, एक्सेस क्यू है, तो बेटा ये बहुत अधिक है तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो 8/2 करोगे कितना आ जाएगा 4, तो इसका कितना मोल बनेगा बेटा 4 मोल बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या 4 मोल ऑफ आर। ठीक है बेटे, 4 मोल ऑफ आर हो जाएगा। 98 के बाद 99 पर आ जाइएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। इक्वेशन लिख करके बड़े आराम से हो जाएगा, H2O है और ये आ जाएगा बेटा H2O का जब डिकम्पोजिशन हुआ तो ये बना H2 2 मोल और O2। इसका जब 2 मोल ले रहे हो तो इसका कितना आ रहा है बेटा 1 मोल आ रहा है, 1 मोल बन रहा है O2 का, और हमें यही निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो मोल्स निकालने के लिए बेटा पहले वेट निकाल लो इनका, फिर भगवान की दया से वो भी आ जाएगा। यहां पर अगर 2 मोल का है तो इसका होता है 18, 18 यानी 36, तो ऐसे निकालो बेटा 36 ग्राम से
32 ग्राम बन रहा है बेटा। ये 36 ग्राम से कितना बन रहा है? 32 ग्राम बन रहा है। तो बताओ बेटा 1 ग्राम से कितना बनेगा ये? तो हो जाएगा 32/36। 90 से कितना बनेगा बेटा? 90 ग्राम से। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 32/36 गुणे 90। ठीक है ना? क्लियर? 5 18 18 18 दूना 36, 18 90। हाँ हो गया। तो आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 गुणे 5, तो 16 पंचे 80 हो गया ना? ठीक है, 16 आया, 16 पंचे 80, 80 ग्राम आ गया ये। लेकिन यहां पर तुमसे पूछा गया मोल। ठीक है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा मोल बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 80/32। तो आ जाएगा 16 दूना 32, 2 मोल आना चाहिए भाई। नहीं 2 कैसे आ जाएगा? लेकिन कहाँ गड़बड़ा गया? मोल बराबर ये तो सही आया भाई, 18 18, ये भी सही आया। फिर 2 से ये गया तुम्हारा 16। ठीक, ये भी है। अब O2 का क्या निकालना? O2 का ही निकालना है ना, मोल्स ऑफ O2। देखते हैं, 80 बटे कितना हुआ? 32। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2×32 5, 2 दूनी 4, बचाए 2, 2.5 मोल आ जाएगा। पहला आंसर सही हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन। अच्छा IUPAC का है, NHCHO। बेटा ये देखो, ये एमाइड ग्रुप है तुम्हारा, ये एमाइड ग्रुप है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपिल मीथेनामाइड है। इसको ऐसे जरा कर लो, NH है और NH के बाद में हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कार्बन का है और ये हो जाएगा CH2 CH2 और ये CH3। तो N प्रोपिल मीथेनामाइड होगा, N प्रोपिल मीथेनामाइड है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझे ना? तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा बढ़िया से। ठीक है, और जहां जहां जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको जरा नोटिस कर लीजिएगा, ताकि वो अगली बार आपसे गलत ना हो। तो आगे मुलाकात होगी अगले टेस्ट में। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए बच्चे बहुत अच्छे से। ठीक है ना? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बच्चों।